में 2000 का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, सन 2000 का। तो आज तक मैं डीसी साहब के पास गया, एसीआर साहब के पास गया, एडी साहब के पास गया, जब जो भी आता रहा मैं हर दफ्तर वाले के पास घुमा। डिपो वाले से मैंने कहा जो राशन देता है, यार मेरा बीपीएल राशन कार्ड बनवा दो, क्योंकि मेरे पास पैसा माश नहीं था, वो मैं निकाल नहीं सका जेब से, मेरी जेब में था नहीं, वो दे नहीं सका, मेरा बीपीएल नहीं बन सका। डीसी साहब ने भी लिखा, एसीआर साहब ने भी लिखा, एडी साहब के पास आओ तो नहीं, आज साइट बंद है, आज नहीं बनते, क्योंकि इनने दुकान रखी हुई है, आगे चेले चांटे छोड़े हुए हैं कि जो 5000 6000 रुपया मेरे से बाद जिनके राशन कार्ड मुझसे छोटी उम्र वाले और अच्छी खासी आमदन वाले जो हैं उनके बीपीएल बन चुके हैं, लेकिन मेरा बीपीएल नहीं बना। क्यों? मेरा क्या जुर्म है? मैंने एडी साहब को बोला मेरी 6 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मुझे आज मजदूरी पे कौन लगाएगा? बूढ़ा आदमी हूं मैं, मुझे मजदूरी पे कोई नहीं लगाने वाला, लेकिन मुझसे मेरा बीपीएल भी नहीं बना और मुझसे 200 रुपया लिया, किस नाम का लिया? आधा घंटा में रोता रहा एडी साहब के दफ्तर में। क्यों रोते रहे आप? और क्या है, मेरी बच्ची से पूछिए, मेरी बच्ची भी रो रही है और मैं भी रो रहा हूँ, मुझे बोल रही है अबू आप चुप कर जाएं, मत रोइए, क्योंकि मुझे दर्द है दिल में। आज तक मेरा बीपीएल नहीं लगा, मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है, एक अकेला हूँ, ना मैं मजदूरी कर सकता हूँ, ना मुझे कोई लगाता मजदूरी पे, ना कोई और कारोबार है, ना मेरे पास जमीन है। मैंने एडी साहब को बोला आप पटवारी से इस चीज की कन्फर्म करें, नंबरदार से, चौकीदार से, सिरपंच से और किसी खड़पे से इस चीज का कन्फर्म करें कि यह बीपीएल में शूट करता है या नहीं करता है। तो मेरा क्या इतना जुर्म हो गया कि मेरा आज तक बीपीएल नहीं बना है? मैंने आपका नंबर किसी से लिया कि मुझे किसी मीडिया वाले का नंबर दे दो, मेरे पास मीडिया वाले का नंबर नहीं था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फोन किया, आपके पास किसी मीडिया वाले का नंबर है? मेरी बात से बात बाहर हो चुकी है, अगर मीडिया वाला कोई बयान लिया, और मैंने उसको ये भी बोला क्या मीडिया वाला बिक तो नहीं जाएगा, मैंने इन लफ्जों में उसको भी बोला, पहले ये मीडिया वाले से पूछ लेना, अगर आपके पास किसी का नंबर है, आपका कोई दोस्त यार है, वाकिफ है, तो उसको बोलो कि मेरा वो बयान ले ले कि मैं इस काबिल हूँ, मेरे पे ये एक वारदात हो चुकी है। क्या फूड एंड सप्लाई ऑफिस में भी दुकानदारी चल रही है? हमारे साथ ये जो शख्स है आज बांडी चचिया से चलते हैं टीएसओ ऑफिस, एडी ऑफिस पुंछ में पहुंचे, क्योंकि इन्होंने अपने राशन कार्ड पर एक बच्चे का नाम ऐड करवाना था। ऑफिस तक पहुंचे, जब ये बच्चे का नाम ऐड करवा रहे थे तब इनसे पैसों की डिमांड की गई कि आप इतने पैसे दे दीजिए, उसके बाद आपके बच्चे का नाम ऐड होगा। मजीद हम इन्हीं से समझेंगे कि किस शख्स ने इनसे पैसों की डिमांड की और क्या कुछ सूरत हाल रही जब ये ऑफिस के अंदर के। आप मुझे अपना नाम बताएं और मुझे ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद कदीर, मैं बांडी चचिया से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। गांव बांडी चचिया, पंचायत तकिया शरीफ में मैं रहता हूँ। मैं आज टीएसओ दफ्तर, एडी दफ्तर आया इस गर्ज से कि मेरी एक बच्ची का वो केवाईसी करवाना था, वो नहीं हो रहा था, वो करवाया जी। और दूसरा मेरे एक लड़के का नाम पहले ऐड था, जो कि मैं टीएसओ साहब के पास आया कि मेरी बच्चियों के नाम ऐड करने, 2 बच्चियों के छोटी थी, इनके डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं जी। तो टीएसओ साहब ने देखे, मेरी आईडी देखी राशन कार्ड की, तो मेरा बच्चा इधर मौजूद नहीं था, जिसका मुझे राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसका नाम राशन कार्ड में है और था, क्योंकि उसकी 21 साल एज है इस वक्त, तो उसका नाम था। तो टीएसओ साहब ने मुझे लिख कर दिया कि इसका नाम पहले कटवा कर आओ आप बाहर से। आपका कार्ड बीपीएल कार्ड बना हुआ है? मेरा एपीएल है। कहाँ है मेरा बीपीएल? 2001 का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन आज तक मैं बीपीएल में शूट करता हूँ, बीपीएल का हकदार हूँ, लेकिन मेरा बीपीएल किसी ने नहीं बनाया। तो मैं टीएसओ साहब के पास आया, तो टीएसओ साहब ने बोला कि आप जाओ पहले इस बच्चे का, इस लड़के अपने का नाम कटवा कर आओ आईडी से, और फिर आपके ये ऐड होंगे 2 नए। तो मैं बाहर गया, दफ्तर में गया, तो दफ्तर से मैंने नाम कटवाया, फिर जो साथ में डॉक्यूमेंट 100 रुपया खर्च करके मैंने फोटो स्टेट करवाई थी, पूरे डॉक्यूमेंट ये मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट इन्होंने कचरे में डाल दिए। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अप्लाई करने के लिए कोशिश किया कि इनको बच्चियों को मैं ऐड करवाऊँ, फिर दोबारा मुझसे डॉक्यूमेंट मांगने लगे, फिर मैं बाहर गया, फिर दूसरी बार में फिर 100 रुपया खर्च किया, फिर डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट करवा कर मैं अंदर ले गया दफ्तर में। तो दफ्तर वालों ने फिर वो रख लिए कि आप अगले महीने की 25 तारीख को आना, डेट डाल के मुझे दे दी। मैं 25 तारीख को आया, फिर उन्होंने रख लिए और ऐड कर दिए। एक सरदार जी थे उधर ऐड करने वाले, उनने कोई पैसे का जिक्र नहीं किया, ना उनने मांगे ना मैंने दिए। वो मेरी 2 बच्चियों के नाम ऐड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, 3 महीने के बाद इनका राशन मिलेगा, ऐसा करके मुझे बोला, और मैं घर पे वापस चला गया। ठीक। उसके बाद में जो लड़के का नाम कटवाया था, मेरा लड़का बम्बई में था, 2 साल से बीए करके मेरा लड़का, कोई इधर कार रोजगार नहीं था, भर्ती में ट्राई मारी, उसे कहीं भर्ती नहीं मिल सकी, उसको कोई कार रोजगार नहीं मिल सकी, कोई मजदूरी करने के काबिल वो नहीं है, बीए पढ़ा हुआ लड़का है। तो इधर से बम्बई के लिए चला गया, उधर कोई कार रोजगार ढूंढूं, तो उधर से वो वापस आया। अभी मैंने उसको ऐड करवाने की कोशिश की, क्योंकि टीएसओ साहब ने उसका नाम कटवा दिया था पहले ही,
तो उसको नाम ऐड करवाने की मैंने कोशिश की, उसको भेजा मैंने लड़के को कि तू जा टीएसओ साहब के पास, उधर ये देना डॉक्यूमेंट, ऐसे ऐसे होगा, आपका नाम ऐड हो जाएगा। मेरा लड़का आया टीएसओ साहब के पास और उसने टीएसओ साहब ने लिखा कि ये आपका ऐड हो जाएगा। तो वो दफ्तर में गया, बोला 2 दिन के बाद आना। अभी 2 दिन के बाद नहीं आया, आज 2 दिन के बाद मैं खुद आया हूँ कि मेरे लड़के का नाम ऐड करना है, टीएसओ साहब ने लिखा है। दफ्तर में गया, मुझे पूछते पूछते कि फलां आदमी करेगा, फलां आदमी करेगा। 3-4 दफ्तर में मैंने घूमा, फिर उस लड़के के पास में पहुंच गया जहाँ के ऐड करते हैं वो, उसके पास पहुंचा। मैंने डॉक्यूमेंट दिए, अभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंट मैंने दिए। तो फिर डॉक्यूमेंट देने के बाद वो बोलने लगा कि 200 रुपया फी दे दो आप। ये ऑफिस के अंदर? ये ऑफिस के अंदर 200 रुपया फी दे दो। मेरी ये लड़की भी साथ में है, बच्ची मेरी, और भी उधर लोग थे जो आ रहे थे, वो सब दे रहे थे इनको नेंद्रा, हम बोलते हैं जैसे वो शादी में देते हैं, नेंद्रा तंगोल, सब वो दे रहे थे। 200 रुपया फी आदमी से लिया जा रहा था। 5 आदमी ऐड करने, एक आदमी ऐड करना है। एक आदमी ने पूछा भी एक आदमी का कितना है, 5-4 का कितना है, बोला 5 हो तो भी 200 रुपया, 1 हो उसका भी 200 रुपया। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। तो 200 रुपया ले लिया उसने मुझसे। मैं परेशान हो गया यार, पहली बार तो मैं 2 महीने के पहले मैं बच्चियों के नाम ऐड करवा कर गया, सरदार जी ने कोई पैसा नहीं लिया, तो ये किस चीज़ की फीस है? मैंने उसको पूछा कि इसकी रसीद दे दो मुझे 200 रुपया की। बोला नहीं ये सरकारी फीस है, इसकी फीस नहीं मिलेगी। उसने पर्ची काट के मुझे दी, उसे पर्ची काट के दी कि ये बता रखा कि डेट दी है उसने, पर्ची पे कहीं पड़ी है मेरी जेब में। ये पर्ची उसने डेट की काट के दी कि फलानी डेट को आपके डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, लेकिन 200 रुपया मैंने ऊपर खुद लिखा हुआ है अपने हाथ से। ये 200 रुपया मैंने खुद लिखा है कि इस डेट को मैं इस चीज का हो जाऊंगा गवाह। 27 तारीख उसने डाल कर दी, 27/6/2025 को ये वो इधर जमा कर रहा है मेरे डॉक्यूमेंट, लेकिन 200 रुपया मैंने खुद डाला। जो 200 रुपया दिया था उसके बाद मैं वापस चला गया, सोचते सोचते एडी साहब के पास गया। मैं एडी साहब से पूछा ये दफ्तर में कितनी फी है ऐड करवाने की, अगर कोई आदमी ऐड करवाना है? तो एडी साहब बोलने लगे कोई भी फी नहीं है इधर। मैंने बोला सर उधर फी ले रहे हैं। वो पूछने लगे कितने, 10 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये, कितने लिए आपसे? मैंने बोला नहीं सर 200 रुपया लिया है मेरे से। बोला इधर तो कोई फी नहीं है। उनने एक लड़का मेरे साथ भेजा कि इसको टीएसओ साहब के पास ले जाओ। मैं टीएसओ साहब के पास गया, टीएसओ साहब उठे, मुझे पकड़ा और दफ्तर में ले गए और बोलने लगे लड़के को कि इसको डॉक्यूमेंट भी वापस दे दो और ये पैसे भी 200 रुपया आप वापस दे दो। और ये डॉक्यूमेंट भी वापस और पैसे भी? डॉक्यूमेंट ये है ना सर, डॉक्यूमेंट ये वापस दे दिए ना टीएसओ साहब ने। क्या बोला, क्यों वापस दिए? वापस दे दिए, ये बाहर से करवाएंगे, इनको पता लगेगा कितने खर्चे में होता है, इधर इनको 200 रुपया देते तकलीफ होती है, बाहर से करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर बाहर से करवा लूंगा, तो इधर भी 1 महीने 1.5 महीने के बाद होगा। मैंने बोला ठीक है सर बाहर से करवा लूंगा। मैं वापस गया एडी साहब के पास, सर मेरे डॉक्यूमेंट तो वापस आ गए, आपने पहले बोला था कि ऐड होता है इधर, डॉक्यूमेंट मेरे वापस मिल गए। तो एडी साहब बोलने लगे, मुझे रोना आ गया। रोना आता है आपने दर्द पे आता है, क्योंकि मैं 2000 का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, सन 2000 का। तो आज तक मैं डीसी साहब के पास गया, एसीआर साहब के पास गया, एडी साहब के पास गया, जब जो भी आता रहा मैं हर दफ्तर वाले के पास घूमा। डिपो वाले से मैंने कहा जो राशन देता है यार मेरा बीपीएल राशन कार्ड बनवा दो, क्योंकि मेरे पास पैसा माश नहीं था, वो मैं निकाल नहीं सका जेब से, मेरी जेब में था नहीं, वो दे नहीं सका, मेरा बीपीएल नहीं बन सका। डीसी साहब ने भी लिखा, एसीआर साहब ने भी लिखा, एडी साहब के पास आओ तो नहीं आज साइट बंद है, आज नहीं बनते, क्योंकि इनने दुकान रखी हुई है, आगे चेले चांटे छोड़े हुए हैं कि जो 5000-6000 रुपया मेरे से बाद जिनके राशन कार्ड मुझसे छोटी उम्र वाले और अच्छी खासी आमदन वाले जो हैं उनके बीपीएल बन चुके हैं, लेकिन मेरा बीपीएल नहीं बना। क्यों, मेरा क्या जुर्म है? मैंने एडी साहब को बोला मेरी 6 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मुझे आज मजदूरी पे कौन लगाएगा? बूढ़ा आदमी हूं मैं, मुझे मजदूरी पे कोई नहीं लगाने वाला, लेकिन मुझसे मेरा बीपीएल भी नहीं बना और मुझसे 200 रुपया लिया, किस नाम का लिया? एडी साहब ने मेरे कागज डॉक्यूमेंट पकड़ के रख लिए कि बेटा आप इधर रखो और आपके ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आप इतनी परेशानी मत लो। मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए नहीं आपका ऐड, आप वापस दे दो डॉक्यूमेंट। मैंने उधर से डॉक्यूमेंट वापस उठाए, एडी साहब ने टीएसओ साहब को बुला लिया, अभी उनकी क्या मीटिंग चल रही है, क्या हो रही है, उनने दुकान का जो गल्ला है रखा हुआ वो कहाँ रखा है, ये मेरी बच्ची गवाह, अगर मैं झूठ बोलूंगा ये झूठ नहीं बोलेगी। उनने स्पेशल दुकान वालों जैसा गल्ला रखा हुआ है, जो खोलते हैं दराज उसमें 200 रुपया लेते हैं फी का से। जाओ आप इस वक्त दफ्तर में पता करो, उनका दराज खोल के देखो, उनका कबाड़ खोल के देखो, उनकी अलमारी खोल के देखो कि पैसे किस चीज के लिए जाते हैं दफ्तर में। 200 रुपया लेते हैं, बीच में डाल देते हैं, फी आदमी से लिए जा रहे हैं। मेरे जैसे दाढ़ी वाले, मेरे जैसे बुजुर्ग गरीब आदमी, हमारा कौन सा इधर अमीर आदमी है जो दफ्तर में आता है ऐड करवाने के लिए? जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसके साथ
डीलर के साथ मिलकर तो अपना उधर से ऐड करवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को इधर दफ्तर में आना पड़ता है। आपके डीलर ने नहीं ऐड किया? मेरे डीलर ने नहीं किया, अभी मुझे फिर फोन करवा रहा है मेरा डीलर कि आप रुक जाओ, आपका मैं ऐड करवा के दूंगा। उसके पास मैं गया या मेरे जैसा दूसरा कोई गया, उसको बोलते हैं दफ्तर से ऐड होगा, आप दफ्तर में जाना। दफ्तर में आते हैं तो हमारा ये हाल है। इस वक्त मैं बोल रहा था मैं डीसी साहब के पास जाऊंगा, अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ डीसी साहब के पास, उनसे मैं फैसला दूंगा क्या इस चीज का क्या नतीजा होना चाहिए या कानून क्या कहती है। और लोग थे आपके सामने, उनसे भी क्या पैसे लिए थे? और लोग थे, मैं एडी साहब के मेरे सामने ले रहे थे। मैं इस चीज का हल पे बोल रहा हूँ, जो फी आदमी आता था, फी आदमी से 200 रुपया लिया जा रहा था। मैं अगर झूठ बोलूंगा, मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, इससे पूछ लिया जाए। मैं अभी डीसी साहब के पास जाऊंगा, मैं कानून के पास जाऊंगा, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। जहां तक मुझे आज तक मैंने बहुत दर्द और दुख बर्दाश्त किया, अब मैं बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत रो गया। आधा घंटा में रोता रहा एडी साहब के दफ्तर में। क्यों रोते रहे आप? और क्या है, मेरी बच्ची से पूछिए, मेरी बच्ची भी रो रही है और मैं भी रो रहा हूँ। मुझे बोल रही है अबू आप चुप कर जाएं, मत रोइए, क्योंकि मुझे दर्द है दिल में। आज तक मेरा बीपीएल नहीं लगा, मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है, एक अकेला हूँ, ना मैं मजदूरी कर सकता हूँ, ना मुझे कोई लगाता है मजदूरी पे, ना कोई और कारोबार है, ना मेरे पास जमीन है। मैंने एडी साहब को बोला आप पटवारी से इस चीज की कन्फर्म करें, नंबरदार से, चौकीदार से, सिरपंच से और किसी खड़पे से इस चीज का कन्फर्म करें कि यह बीपीएल में शूट करता है या नहीं करता है। तो मेरा क्या इतना जुर्म हो गया कि मेरा आज तक बीपीएल नहीं बना है। इसलिए मेरी गुजारिश है कानून से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और कोर्ट से, अगर इधर कोई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। अभी मेरी बात से बात बाहर हो चुकी है। मैंने आपका नंबर किसी से लिया कि मुझे किसी मीडिया वाले का नंबर दे दो, मेरे पास मीडिया वाले का नंबर नहीं था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फोन किया, आपके पास किसी मीडिया वाले का नंबर है? मेरी बात से बात बाहर हो चुकी है। अगर मीडिया वाला कोई बयान लिया, और मैंने उसको ये भी बोला क्या मीडिया वाला बिक तो नहीं जाएगा, मैंने इन लफ्जों में उसको भी बोला, पहले ये मीडिया वाले से पूछ लेना, अगर आपके पास किसी का नंबर है, आपका कोई दोस्त यार है, वाकिफ है, तो उसको बोलो कि मेरा वो बयान ले ले कि मैं इस काबिल हूँ, मेरे पे ये एक वारदात हो चुकी है। तो मैंने किसी से नंबर लिया, फिर आपको फोन किया और आपके साथ राब्ता हुआ, आपको इधर बुलाया गया। ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। चलिए, इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया, इन्होंने पूरी बात बताई। मैंने इनको कहा कि आप यहाँ पे आ जाएं, मैं आपकी स्टोरी कवर करूंगा। और यकीन माने जब ये मेरे साथ आए, तब एक छोटी बच्ची है, उनको भी मैंने देखा, उनकी आंखों में जब आंसू देखे, इनकी आंखों में जब आंसू देखे, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं ज़रूर करूँगा, ये मैं स्टोरी ज़रूर चलाऊँगा, क्योंकि कई स्टोरियाँ आप देखते हैं कि आपकी पूरी सपोर्ट रहती है मेरे साथ, और आपकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि मैं जितनी लोगों की परेशानियाँ हैं वो आवाम के सामने लाऊं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाऊं, ताकि गरीब लोगों का हल हो सके। ये नहायत ही गरीब इंसान है। जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं एडी ऑफिस तक पहुंचा कि सिर्फ मेरे बच्चे का नाम ऐड होना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि ये बीपीएल जुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं, बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन जब इनसे मैंने सुना कि मैं बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, हालांकि मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन आज तक मुझे बीपीएल कैटेगरी में नहीं लाया गया। आज तक मेरा जो कार्ड है वो एपीएल बना हुआ है। ऐसे जो शख्स हैं उनको बीपीएल में भी लाना चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। 6 बच्चियां हैं इनकी, एक बच्चा है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और काम करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी इतनी है। इनका जिस तरह कहना है कि मैं भी कहीं पे काम नहीं कर सकता, ना मुझे कोई काम देने वाला है, ना मैं कहीं पे मुझे लोग लगाते हैं कि आप काम करें। तो इस तरह का हमारा समाज भी हो चुका है। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो नहायत ही तकलीफ होती है। और एडी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि जनाब आप कंट्रोल करें। ये जो मामलात आ रहे हैं सामने, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि करप्शन के मामले जो सामने आते हैं। एमएलए हवेली से भी हमारी गुजारिश है, उन्होंने भी असेंबली के अंदर इस चीज़ पर ये आवाज़ उठाया था कि बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनको वाकई तौर पर बीपीएल कैटेगरी में होना चाहिए था, वो नहीं है। उनके बजाय जो मुलाजिम लोग हैं, जो असल रसूख वाले लोग हैं, उनको ऐड किया गया है। और उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था असेंबली के अंदर कि इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि उस पर नज़रसानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या आला हुक्मरान की तरफ से नहीं की गई, और ना ही इस चीज़ का कोई हल निकाला गया। मैं एमएलए हवेली से गुजारिश करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में वो संगीन तरीके से और बिल्कुल फेयर, इंसाफ और शफाफ जो है इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि कौन शख्स है जो डिपार्टमेंट पे रहकर, गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहकर और गवर्नमेंट का मुलाजिम पैसे ले रहा है और 200 रुपया फी जिसने रखी हुई है और एडी ऑफिस के अंदर दुकानदारी कर रहा है, ताकि गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके।